आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर उनमें से एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई, दोनों कंटिन्यूस हैं और बाउंडेड हैं रीजन आर के ऊपर, तो ऐसी सूरत में जो डबल इंटीग्रल है वो किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। याद रहे, डबल इंटीग्रल हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे फंक्शंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं जो कंटिन्यूस भी हैं और रीजन आर के ऊपर बाउंडेड भी हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले ज़रा याद कर लेते हैं हमने जो डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन की थी कि डबल इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं, डबल इंटीग्रल कहते किस चीज़ को हैं। हमने कहा था अगर हमारे पास एक रीजन है आर, वो रीजन जिस भी शेप का है उस रीजन आर के ऊपर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफाइन है और हम देखना चाह रहे हैं कि डबल इंटीग्रल क्या होता है। तो हम इस रीजन आर को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की मदद से। उनमें से अगर मेरे पास केथ रेक्टेंगल है कि जिसकी लेंथ और विड्थ डेल्टा एक्स के और डेल्टा वाई के हैं, इसका कोई सा पॉइंट एक्स के वाई के लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे और इसको इस स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो प्रोडक्ट है ये तमाम रेक्टेंगल्स के लिए मालूम करेंगे के फ्रॉम 1 to n के लिए, और इसकी जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो अगर आंसर निकल आएगा तो उसको हम कहेंगे वो डबल इंटीग्रल है ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर। इस बात को याद रखते हुए जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट मल्टीपल है, कि अगर हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें c कोई रियल नंबर है और हम डबल इंटीग्रल मालूम करना चाहते हैं सी एफ ऑफ एक्स वाई का, या डबल इंटीग्रल हम मालूम करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई का और उसको सी से बाद में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं सम निकाल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के का के फ्रॉम 1 to n, और अगर मैं यही सम c इंटू एफ ऑफ एक्स वाई का निकालता हूँ तो c इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के फंक्शन का सम निकालने के लिए ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का सम हमने निकालना होगा और c जो है हम उसे समीशन से बाहर ले सकते हैं। c को समीशन से जब हम बाहर ले सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे लिमिट साथ में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है और हमें मालूम है कि c को हम लिमिट से भी बाहर ले सकते हैं, तो c टाइम्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और सम के 1 to n किसका एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के का। आप देखें कि अगर हमने डबल इंटीग्रल मालूम करना था फंक्शन सी एफ का तो ये वाला सम निकालना था और उसकी हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेनी थी और इस c को हम बाहर ले लें। इसका मतलब है बेसिकली अब ये जो इनसाइड है हमारे पास ये डबल इंटीग्रल है फंक्शन f का, तो डबल इंटीग्रल सी एफ का बन रहा है किसके इक्वल, c टाइम्स डबल इंटीग्रल ऑफ f के इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी है हमारे पास और ये प्रॉपर्टी कहती ये है कि किसी भी रियल नंबर c के लिए आप डबल इंटीग्रल सी एफ का मालूम करें ओवर द रीजन आर, या आप फंक्शन f का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर मालूम करके उसको c से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों इक्वल ही होते हैं। हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ तो नहीं किया है, अलबत्ता आइडिया लिया है कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी है क्या। एक और प्रॉपर्टी जो है वो हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं सम एंड डिफरेंस की प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है और आप इसका डबल इंटीग्रल मालूम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि पहले एक फंक्शन का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन मालूम करें, फिर दूसरे फंक्शन का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन मालूम करें और दोनों को प्लस माइनस कर लें। पहले प्लस माइनस करके डबल इंटीग्रल मालूम करें या अलग अलग डबल इंटीग्रल मालूम करके प्लस या माइनस कर लें, एक ही जैसी बात है। और ये प्रॉपर्टी भी आसानी से आप देख सकते हैं। अगर मुझे लेफ़्ट साइड वाला डबल इंटीग्रल मालूम करना होगा तो बेसिकली मैं मालूम करूँगा एफ ऑफ एक्स के वाई के प्लस जी ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के, ये सारा सम के 1 to n के लिए और फिर इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
प्लस के लिए भी और इसी तरह से माइनस के लिए भी। लेकिन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए आप डेल्टा ए के को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों के साथ, सम को अलग अलग कर सकते हैं, समीशन को अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये सारा काम आप कर सकते हैं तो आपके पास बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k फ्रॉम 1 to n f ऑफ x के y के इंटू डेल्टा ए के, और अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन k फ्रॉम 1 to n जी ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये बन गई है फंक्शन एफ का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, और ये जो सेकंड टर्म है ये बन गई है फंक्शन जी का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर। तो अगर हमने डबल इंटीग्रल मालूम करना हो दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का, तो हम उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डबल इंटीग्रल मालूम करके उन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक उसी तरह से है जिस तरह से सिंगल इंटीग्रल्स में हम किया करते थे कि दो फंक्शंस के सम के इंटीग्रल को या डिफरेंस के इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया करते थे। हम इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इन प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं और मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि ये प्रॉपर्टीज प्रूफ कैसे होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और वो है डोमिनेशन। डोमिनेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ऐसी सूरत में इस फंक्शन के डबल इंटीग्रल के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर ये फंक्शन ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो ये वाला सम हमने मालूम करना है और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेनी है। तो किसी भी पॉइंट x के y के ऊपर एफ ऑफ एक्स के y के जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। इसको डेल्टा ए के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि डेल्टा ए के जो है इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया है, ये नेगेटिव नहीं है। एफ ऑफ एक्स के वाई के नेगेटिव नहीं है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। और इस तरह की जब सारी टर्म्स हम के 1 से n तक ऐड करेंगे तो वो भी आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। और जब इसकी लिमिट हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मालूम करेंगे, अगर ये सारा सम ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। और ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर रीजन r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोमिनेशन प्रॉपर्टी हमारे पास ये बनी कि अगर f ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r जो है वो भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। एक और डोमिनेशन प्रॉपर्टी भी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन f g से ग्रेटर और इक्वल है ओवर द रीजन r तो फिर इनके डबल इंटीग्रल की क्या रिलेशन होगी। ऑब्वियसली अगर f g से ग्रेटर और इक्वल है रीजन के तमाम पॉइंट्स के लिए तो f ऑफ x के y के ग्रेटर और इक्वल होगा g x के y के से। और अगर हम इसको डेल्टा ए के से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों साइडों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा ए के ग्रेटर और इक्वल टू 0 नंबर है तो ये रिलेशन इस तरह से होल्ड करेगी। और अगर इस तरह की एंड इनक्वालिटीज को हम सम करेंगे तो हमारे पास ये इनक्वालिटी बन जाएगी। और अगर हम इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो भी होल्ड करेगी ये इनक्वालिटी हमारे पास। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेफ्ट साइड पे हमारे पास डबल इंटीग्रल बन गया है फंक्शन f का और राइट साइड पे डबल इंटीग्रल बन गया है फंक्शन g का। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बन रही है वो ये है कि f का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r g के डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r से ग्रेटर इक्वल होगा। अगर कोई फंक्शन f g से ग्रेटर इक्वल है रीजन r के ऊपर तो फंक्शन f का डबल इंटीग्रल फंक्शन g के डबल इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास फर्ज करें कोई रीजन r है, वो दो ओवरलैपिंग रीजन्स r1 और r2 का यूनियन बन रहा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये ओवरऑल हमारे पास रीजन r है, ये यूनियन है r1 और r2 का, और r1 और r2 जो रीजन्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी r2 रीजन का कुछ पार्ट r1 के ऊपर नहीं है या r1 रीजन का कोई पार्ट r2 के ऊपर नहीं है। ये
एक लाइन कॉमन हो सकती है इनमें, जो दोनों को सेपरेट कर रही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हमने इन दोनों के यूनियन रीजन आर के ऊपर डबल इंटीग्रल मालूम करना है, तो डबल इंटीग्रल तो आप देख चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना है रेक्टेंगल्स के एरियाज़ के साथ और उसको सम करना है। अगर हम ये सारा काम इस रीजन R1 के लिए करें, रेक्टेंगल्स बनाएं और इसके लिए डबल इंटीग्रल मालूम करें, और फिर यही काम हम रीजन R2 के लिए करें, उसके लिए रेक्टेंगल्स बना के, तो आप आसानी से देख सकते हैं दोनों के लिए अलग अलग करने के बाद जब सम करेंगे तो वो पूरे रीजन R के लिए हो जाएगा। यही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रीजन R के ऊपर F का डबल इंटीग्रल मालूम करें, या डबल इंटीग्रल F का रीजन R1 पे और रीजन R2 पे मालूम करके ऐड कर लें, एक ही बात है। किसी भी डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R को आप दो डबल इंटीग्रल्स के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग रीजन्स के ऊपर, अगर वो दोनों रीजन्स जो है वो नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स हैं और उन दोनों रीजन्स का यूनियन जो है वो R के इक्वल है। अगर एक रीजन R है हमारे पास, ये दो रीजन्स R1 और R2 के यूनियन से बन रहा है, जहां R1 और R2 दोनों नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स हैं, तो ऐसी सूरत में f का डबल इंटीग्रल ओवर R जो है वो इक्वल होगा f का डबल इंटीग्रल ओवर R1 प्लस f का डबल इंटीग्रल ओवर R2। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम अक्सर इस्तेमाल किया करेंगे और आज भी हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से 18 वाले जो हैं उनमें से करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 9 से 18 में हमने डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R को आइटरेटेड इंटीग्रल्स में चेंज करना है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए इस क्वेश्चन के अंदर जिस रीजन के लिए हमने ये काम करना है वो रीजन बाउंड हो रहा है दो कर्व्स से, y = x² और y = x+2 से। और इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये कि रीजन स्केच किया जाए। तो सबसे पहले हम इस रीजन को स्केच करते हैं। हमने रीजन जो स्केच करना है वो बाउंडेड बाय टू कर्व्स है, y = x² और y = x+2। तो सबसे पहले हम y = x² वाली कर्व जो है उसको स्केच करते हैं। आपको याद होगा जब भी एक आपके पास इक्वेशन हो जिसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो कर्व पैराबोला होती है। तो ये कर्व हमारे पास पैराबोला है। इसमें x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती हैं और y जो है वो x² के इक्वल है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये पैराबोला जो है ये बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और इसका जो स्केच है हमारे पास वो कुछ इस तरह का पैराबोला बन रहा है। y की वैल्यू इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं है और x की वैल्यू नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में ये पैराबोला बन रहा है। तो ये स्केच है हमारे पास y = x² का, और अब जो दूसरी कर्व है हमारे पास है वो है y = x+2। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। इसमें x को 0 लें तो y की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ पे ये इस y एक्सिस को कट करेगी और जब y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू -2 आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को इस -2 पॉइंट पर कट करेगी। अब हम इस स्ट्रेट लाइन को स्केच करने लगे हैं। ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन का स्केच है y = x+2 वाली स्ट्रेट लाइन का। और हमारे पास ये जो दो कर्व्स बनी हैं, एक जिसमें हमारे पास y = x+2 वाली लाइन है और एक ये पैराबोला है y = x²। इनके इन बिटवीन जो रीजन है, जिस रीजन को ये दो कर्व्स बाउंड कर रही हैं, इस रीजन के लिए हमने डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल्स में चेंज करना है। ये रीजन का स्केच है। ये शेडेड रीजन जो है हमारे पास ये रीजन R है। इसके लिए हमने डबल इंटीग्रल को जो है आइटरेटेड इंटीग्रल्स में चेंज करना है। और सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। इसमें हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करना है। और याद करें वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के मेथड में क्या करते हैं। वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के मेथड में एक वर्टिकल रे लेते हैं जो इस रीजन को कट कर रही हो, और जब हमने इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करना है
तो जब हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इनर इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y किया करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करने के लिए हम जब y की लोअर लिमिट मालूम करते हैं तो देखते ये हैं कि इस रीजन को लोअर साइड पे कौन सी कर्व बाउंड कर रही है। ये वर्टिकल लाइन इस रीजन को लोअर साइड पे कौन सी बाउंड्री को कट कर रही है। जिस बाउंड्री को कट करती है उस बाउंड्री के लिए हम y की वैल्यू नोट कर लेते हैं और वही हमारे पास इनर इंटीग्रल में y की लोअर लिमिट होती है। लोअर साइड से ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री ब्लू कलर की, ये लोअर साइड से इसको बाउंड कर रही है और इस बाउंड्री के लिए y की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है इस इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट हो गई। और इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये कि ये वर्टिकल रे जो है ये इस रीजन को अपर साइड पे किस बाउंड्री पे कट कर रही है। अपर साइड पे ये हमारे पास बाउंड्री है जिसको वर्टिकल रे कट कर रही है और इसके लिए y की वैल्यू नोट करते हैं। इस बाउंड्री के लिए y की वैल्यू हमारे पास x+2 है और यही इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट हो गई। अब हम आउटर इंटीग्रल हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें हम x की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए करेंगे ये कि इस रे को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। उस वक्त तक मूव करते जाएंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। इसने लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे रीजन को इस पॉइंट पे कट किया है। इस पॉइंट का अब हम x मालूम करेंगे। इस पॉइंट का x कैसे मालूम किया जाए? इस पॉइंट का x मालूम करने के लिए हम देखते ये हैं कि ये वाली जो बाउंड्री है हमारे पास y = x+2 और ये वाली जो बाउंड्री है हमारे पास y = x², ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ x कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे तो वो x के रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट आ जाएगी। एक कर्व यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है वो है y = x+2 और दूसरी कर्व जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है y = x² और हमें इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे मालूम करें? उसके लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों के y's को इक्वेट कर लेते हैं। x² = x+2 हो गया और अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। राइट साइड वाले x और 2 को लेफ्ट पर ले आए, माइनस के हो गए और इसके बना लेते हैं फैक्टर्स और हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं इसके -2x और प्लस का x। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम x कॉमन ले लें तो अंदर x -2 रह जाएगा और ये जो सेकंड टू टर्म्स हैं इनमें से हम 1 कॉमन ले लें तो इनसाइड हमारे पास x -2 रह जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से हमने x -2 को कॉमन ले लिया तो इनसाइड हमारे पास रह गया x+1। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। बेसिकली ये जो दो कर्व्स हैं हमारे पास y = x² और y = x+2, ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट को a कह लूं और इस पॉइंट को b कह लूं, इस वक्त मुझे जरूरत है पॉइंट a के x कोऑर्डिनेट की। x के दो आंसर्स आए हैं मेरे पास -1 और 2। यहाँ पे ये मेरे पास y एक्सिस है, ये y एक्सिस की लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x की वैल्यू माइनस की होगी। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू -1 है और जब हम राइट पे आएंगे, ये वाला जो पॉइंट b है ये राइट साइड पे है, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉइंट a के लिए हमारे पास x की वैल्यू -1 है और पॉइंट बी के लिए हमारे पास x की वैल्यू 2 है और इस वक्त हमने देखना है कि इस लाइन की x पोजीशन क्या है। इस पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट -1 है, यही इस आउटर इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट आ गई। अब हम अपर लिमिट मालूम करेंगे। अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इस रे को राइट साइड पे मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। ये पॉइंट बी के ऊपर रीजन को कट कर रही है, इससे ज्यादा मजीद राइट पे मूव करवाएं तो रीजन को कट नहीं करती है। तो ये जो राइट मोस्ट पोजीशन है जहां पे ये वर्टिकल लाइन इस रीजन को कट कर रही है, इस पोजीशन का x मालूम करेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हीं दो कर्व्स y = x² और y = x+2 वाली का, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट हम मालूम कर चुके हैं, वो 2 है। ये जो इस वक्त x की वैल्यू है हमारे पास 2, यही इस आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट है। हमने
इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर लिया है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए। इसी क्वेश्चन के लिए अब हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील करेंगे। रीजन का स्केच जो है वो तो हमारे पास मौजूद ही है, हमने इस्तेमाल करना है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का। तो क्या करें, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करना है तो एक हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं जो इस रीजन को कट कर रही हो। हमने डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन r को तब्दील करना है आइटरेटेड इंटीग्रल में और हॉरिजॉन्टल सेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनर इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे और उसकी लोअर लिमिट मालूम करना चाहेंगे तो देखेंगे ये कि ये जो हॉरिजॉन्टल रे है ये इस रीजन को लेफ्ट मोस्ट कौन सी बाउंड्री पे कट कर रही है। इस रीजन की जो लेफ्ट साइड पे बाउंड्री है वो ये वाली बाउंड्री है और ये वाली बाउंड्री भी लेफ्ट साइड पर ही इस रीजन की बाउंड्री है। इस रीजन की लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है जिसको ये रे ऊपर नीचे मूव करवाने पे कट कर सकती है वो एक बाउंड्री नहीं है बल्कि वो दो बाउंड्रीज हैं। कुछ पोर्शन के लिए बाउंड्री है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और कुछ पोर्शन के लिए बाउंड्री है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हमें क्या करना है, हमारे पास लोअर लिमिट के लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट में दो बाउंड्रीज आ रही हैं। एक के लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वेशन है और दूसरी बाउंड्री के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाली इक्वेशन है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जब भी किसी रीजन के लिए हमने डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करना हो, चाहे हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हों चाहे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हों, अगर जिस बाउंड्री के लिए हमने लिमिट निकालनी है उस बाउंड्री की इक्वेशंस डिफरेंट हैं तो हम ऐसा करेंगे कि उस रीजन को एक से ज़्यादा पोर्शंस में, एक से ज़्यादा सब रीजन्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से कि हर रीजन के लिए बाउंड्री सेम हो। हम ऐसा करने लगे हैं कि इस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक अगर हम इस रीजन को कंसिडर करें तो हमारे पास बाउंड्री जो है वो सेम है लेफ्ट साइड पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और इससे नीचे के पोर्शन की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड पे बाउंड्री सेम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इस रीजन r को दो रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का रीजन इसे हमने r1 का नाम दे लिया है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे का रीजन जिसे हमने R2 नाम दे लिया है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर हम रीजन R1 की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बाउंड्री हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाले रीजन R2 की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है जिसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी एंटर होते हुए वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। इन दोनों रीजन्स के लिए अलग अलग हम कैलकुलेशंस करेंगे और क्या कर सकते हैं। आज हमने जो डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज सीखी हैं उसमें हमने सीखा ये है लास्ट प्रॉपर्टी में जिसे हमने एडिटिविटी का नाम दिया था कि एक रीजन अगर दो रीजन्स का यूनियन बन रहा हो, यहाँ पे जिस रीजन R के लिए हमने डबल इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है वो दो रीजन्स R1 और R2 का यूनियन बन रहा है, उन दोनों रीजन्स में कोई ओवरलैपिंग पॉइंट नहीं है मास वाई इस बाउंड्री के। ऐसी सूरत में हम ये जो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R है इसे दो अलग अलग डबल इंटीग्रल्स का सम बना सकते हैं। एक डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द रीजन R1 और दूसरा डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R2। हमने रीजन R के दो सब रीजन्स बना लिए हैं कि रीजन R जो है वो हमारे पास R1 यूनियन R2 है। दोनों रीजन्स R1 और R2 ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हमने डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R मालूम करना था। हम इसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R1 प्लस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R2। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो हॉरिजॉन्टल रे थी वो इस रीजन को लेफ्ट साइड पे जिस बाउंड्री पे कट कर रही थी वो थ्रू आउट द रीजन सेम नहीं थी। वो बाउंड्री कुछ पोर्शन के लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 थी और कुछ पोर्शन के लिए रीजन के वो लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर थी।
इसलिए हमने इस रीजन R को दो रीजन्स R1 और R2 का यूनियन बना लिया है। R1 और R2 ओवरलैपिंग रीजन्स नहीं हैं। हम डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R मालूम करना चाह रहे थे। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम इसे डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द रीजन R1 प्लस डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R2 में चेंज कर सकते हैं। हमने ऐसा कर लिया है। अब इन दोनों रीजन्स के लिए हम इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करेंगे। पहले इंटीग्रल की बात करते हैं। पहले रीजन R1 के लिए आइटरेटेड इंटीग्रल की बात करते हैं। इसमें जो इनर इंटीग्रल होगा, चूंकि हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होगा और x की लोअर लिमिट हम मालूम करेंगे। देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल रे है इस रीजन R1 को लेफ्ट साइड पे जिस बाउंड्री पे कट कर रही है उस बाउंड्री के लिए x की वैल्यू क्या है। इस बाउंड्री के लिए हमारे पास y x+2 के इक्वल है। अगर y हमारे पास x+2 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू y-2 आ रही है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री रीजन R1 के लिए है, इसके लिए x की वैल्यू y-2 है और यही y-2 जो है इस इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट हो गई। इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट y-2 हो गई। अब अपर लिमिट के लिए देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल रे है ये इसको राइट साइड पे किस बाउंड्री पे कट कर रही है। राइट साइड पे ये हॉरिजॉन्टल रे इस रीजन R1 को इस बाउंड्री पे कट करेगी और इस बाउंड्री के लिए हमारे पास y की वैल्यू x² है। अगर y की वैल्यू x² है तो x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी प्लस माइनस y का स्क्वायर रूट। बेसिकली x की दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, एक है y का स्क्वायर रूट और एक है माइनस y का स्क्वायर रूट। अब रीजन R1 के लिए ये जो बाउंड्री है, ये जो y=x² है, इसमें x की वैल्यू y का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है या नेगेटिव स्क्वायर रूट है। ये y एक्सिस की राइट साइड पे है। y एक्सिस की राइट साइड पे x पॉजिटिव हुआ करते हैं। इस पोर्शन के लिए ये जो बाउंड्री है उसके लिए x की वैल्यू हमारे पास y का स्क्वायर रूट पॉजिटिव वाला है। लेफ्ट साइड पे ये जो बाउंड्री आएगी हमारे पास, इस बाउंड्री के लिए हमारे पास x की वैल्यू माइनस y का स्क्वायर रूट होगी। राइट साइड पे ये जो बाउंड्री है इस पोर्शन के लिए भी और इस पोर्शन के लिए भी, उसके लिए x है y का स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे ये जो बाउंड्री है R2 पोर्शन के लिए, R2 रीजन के लिए वो x=-y का स्क्वायर रूट है और रीजन R1 के लिए राइट साइड पे जो हमारे पास बाउंड्री है वो x=y का स्क्वायर रूट है और यही इनर इंटीग्रल में x की अपर लिमिट आ गई। रीजन R1 के लिए हमने इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स मालूम कर लिया है। अब हम आउटर इंटीग्रल जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे उसकी लोअर और अपर लिमिट्स मालूम करेंगे। उसकी लोअर लिमिट मालूम करने का तरीका क्या होगा। उसके लिए हम इस हॉरिजॉन्टल रे को नीचे मूव करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये रीजन R1 को कट कर रही है। इससे मज़ीद नीचे लेकर जाएंगे इस रे को तो ये रीजन R1 को नहीं कट करेगी। ये लोअर मोस्ट पोजीशन है जहाँ पे ये रीजन R1 को कट कर रही है। इस लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी इस पॉइंट के लिए, अगर मैं इस पॉइंट को a कह लूँ तो जो इस पॉइंट a के लिए y की वैल्यू आएगी वही हमारे पास इस आउटर इंटीग्रल में y की लोअर लिमिट होगी। ये जो पॉइंट a है इसका x कोऑर्डिनेट हमने थोड़ी देर पहले मालूम किया था। ये इंटरसेक्शन है कर्व y=x+2 और कर्व y=x² का। इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जब हम इस क्वेश्चन का पार्ट ए कर रहे थे तो हमने x मालूम किया था। x के दो आंसर्स आए थे, एक x का आंसर आया था -1 और एक x का आंसर आया था +2। x का जो -1 आंसर था वो पॉइंट a के लिए था। अब हमें पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें इस लाइन की y पोजीशन की ज़रूरत है। उसके लिए ये जो x की वैल्यू मेरे पास -1 आई है, इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम y मालूम कर लेंगे। अगर मैं इसको पुट कर लूँ इक्वेशन y=x² में, x की जगह -1 लिखूँ तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। -1 का स्क्वायर 1। तो पॉइंट a के लिए ये जो इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन की पोजीशन है
उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे पास 1 है और यही y के रिस्पेक्ट से इस आउटर इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ गई। पॉइंट ए बेसिकली हमारे पास -1 और 1 आ गया है। x कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का -1 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। ये -1 हम प्रीवियस केस में इस्तेमाल कर चुके हैं। इस वक्त मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की पोजीशन रिक्वायर्ड थी और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मुझे y की वैल्यू ज़रूरत थी और y की वैल्यू इस पॉइंट ए के लिए हमने कैलकुलेट की 1 है। वो इस आउटर इंटीग्रल में y की लोअर लिमिट आ गई। अब इस आउटर इंटीग्रल में y की अपर लिमिट मालूम करेंगे। ये हम रीजन R1 के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। उसके लिए ऐसा करेंगे, इस लाइन को, उसके लिए हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये रीजन R1 को कट कर रही है। ये रीजन R1 को इस पोजीशन तक कट कर रही है। इस पोजीशन पे हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व y = x+2 और कर्व y = x² का, और हमें इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर पहले मालूम कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड पे, उसमें x की वैल्यू 2 आई थी। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो x की वैल्यू 2 है इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। इस x की वैल्यू 2 को अगर हम y = x² में पुट कर लें तो y = 2 का स्क्वायर और y = 4। जो पॉइंट B है उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, और ये जो y की वैल्यू 4 है यही बेसिकली इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y की वैल्यू है, और y की वैल्यू 4 जो है वो हमारे पास इस वक्त इस आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट है। रीजन R1 के लिए हमने इनर इंटीग्रल में x की लिमिट्स और आउटर इंटीग्रल में y की लिमिट्स जो है वो मालूम कर ली हैं। यही काम अब हम इस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R2 के लिए करने लगे हैं। डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R2 के लिए चूंकि हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनर में हम इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन f की विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हुए हम जब लोअर लिमिट मालूम करेंगे तो उसके लिए हम एक रे लेंगे जो इस रीजन को कट कर रही हो। रीजन R2 को कट करती हुई हमने एक हॉरिजॉन्टल रे ली है। ये रे इस रीजन R2 को लेफ्ट साइड पे जिस बाउंड्री पे कट करेगी उस बाउंड्री के लिए हम x की वैल्यू मालूम करेंगे और वो इस इनर इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट होगी। ये रीजन R2 को हॉरिजॉन्टल रे जब लेफ्ट साइड पे एंटर होते हुए कट कर रही है तो वो ये वाली बाउंड्री है, और इस वाली बाउंड्री के लिए हमने x मालूम किया है वो -y का स्क्वायर रूट है। ओवरऑल हमारे पास ये कर्व जो है वो पैराबोला है जिसमें y = x² है। इस पैराबोला के लिए हमने लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री ली है वो यहाँ से इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू -y का स्क्वायर रूट बनी है, और ये जो x की वैल्यू -y का स्क्वायर रूट है लेफ्ट बाउंड्री, यही हमारे पास इस इनर इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट है। तो x = -y का स्क्वायर रूट, ये इस इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे ये कि ये जो हॉरिजॉन्टल रे है ये इस रीजन R2 को राइट साइड पर जिस बाउंड्री पे कट कर रही है उस बाउंड्री की इक्वेशन में x क्या है। वो बाउंड्री ये वाला पार्ट है जिसमें y = x² है, और अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो यहाँ पे पॉजिटिव y का स्क्वायर रूट आ रहा है। x की वैल्यू पॉजिटिव y का स्क्वायर रूट, यही हमारे पास इस इनर इंटीग्रल में x की अपर लिमिट आ गई है। अब हम आउटर इंटीग्रल की बात करेंगे। आउटर इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, और y की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। R2 रीजन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए ये लोएस्ट पोजीशन है जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रही है। इस लोएस्ट पोजीशन पर हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। ये लोएस्ट पोजीशन बेसिकली x एक्सिस है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू 0 जो है वो इस डबल इंटीग्रल में y की लोअर लिमिट आ गई है। और अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इस रे को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये रीजन R2 को कट कर रही है। इससे मज़ीद ऊपर लेकर जाएंगे तो ये रीजन R2 को कट नहीं करेगी। ये अपर मोस्ट पोजीशन है जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे रीजन R2 को कट कर रही है।
इस पोजीशन पे y की वैल्यू मालूम करेंगे। इस पोजीशन पे ये हॉरिजॉन्टल रे जो है पॉइंट A में से पास कर रही है, तो जो पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट होगा वही बेसिकली इसकी पोजीशन होगी, और पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 1 है, तो y की वैल्यू 1 जो है वो बेसिकली इस आउटर इंटीग्रल में y की अपर लिमिट होगी। हमने फंक्शन f का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R2 जो है इसको भी आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील कर लिया है। ओवरऑल हमने जो गिवन फंक्शन f था ओवर द रीजन R उसको दो आइटरेटेड इंटीग्रल्स के सम की शक्ल में लिख लिया है, और दोनों आइटरेटेड इंटीग्रल्स में इनर और आउटर इंटीग्रल्स की लिमिट्स मालूम कर ली हैं। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रे जो है जब इस ओवरऑल पूरे रीजन R को कट कर रही थी तो जो लेफ्ट साइड पे बाउंड्री थी वो दो डिफरेंट बाउंड्रीज आ रही थी। एक पोर्शन के लिए बाउंड्री जो है वो y=x+2 थी, और दूसरे पोर्शन के लिए जो लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री थी वो x=−y² थी। राइट साइड वाली बाउंड्री हमेशा सेम थी जो कि x=y² थी, लेकिन लेफ्ट साइड वाली जो बाउंड्री रीजन R के लिए थी वो डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट आ रही थी। तो हमने ऐसा किया कि रीजन R को दो सब रीजन R1 और R2 का यूनियन बना लिया जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे थे, और दोनों रीजन्स के लिए लेफ्ट बाउंड्री जो है वो सेम थी। ऐसा करने से हमने इस डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R को दो आइटरेटेड इंटीग्रल्स के सम की शक्ल में लिख लिया है। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत अहम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, जिस पर हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने देखा ये कि जो हॉरिजॉन्टल रे है उसके लिए लेफ़्ट साइड पे जो बाउंड्री है वो चेंज हो रही है। तो हमने इस तरह के दो सब रीजन्स लिए कि हर सब रीजन के लिए लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री जो है वो सेम रहे। यही काम जब हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए कर रहे थे तो ना लोअर साइड की बाउंड्री चेंज हो रही थी ना अपर साइड। हमने इस डबल इंटीग्रल को सिंगल आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज किया था। लेकिन जब हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल किया तो हमने देखा ये कि हॉरिजॉन्टल रेज जो हैं वो इस रीजन को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री जो है वो थ्रू आउट द रीजन सेम नहीं रहती है। तो ऐसी सूरत में हमें इस डबल इंटीग्रल को दो आइटरेटेड इंटीग्रल्स का सम बनाना पड़ा है। ये जो डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द रीजन R है, हम इसको दोनों तरह से एवेल्युएट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करके भी और वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करके भी। लेकिन बहुत अहम बात आप नोट कर रहे होंगे कि जब हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल किया था तो ये डबल इंटीग्रल एक सिंगल आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज हुआ था, और जब हमने इस डबल इंटीग्रल को हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है तो हमारे पास ये डबल इंटीग्रल जो है दो तरह के आइटरेटेड इंटीग्रल्स में चेंज हो गया है। तो इस बात को आप नोट करें, इस बात को आप याद रखें कि समटाइम्स एक ही डबल इंटीग्रल को हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस के मेथड से सॉल्व करते हुए और वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के मेथड से सॉल्व करते हुए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। हमें जो है हो सकता है डबल इंटीग्रल को दो या दो से ज़्यादा इंटीग्रल्स के सम में चेंज करना पड़े। तो कौन सी सिचुएशन आसान रहेगी? लाजिम बात है ऐसी सूरत में आप इस डबल इंटीग्रल को उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको इस डबल इंटीग्रल को एक से ज़्यादा इंटीग्रल्स के सम में तब्दील ना करना पड़े। तो इस नोट के साथ आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।